आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप इसको ध्यान समझना। ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है हमारे डेली लाइफ में और बहुत सारी चीज़ों में बहुत जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे तो हीमोग्लोबिन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। हीमोग्लोबिन हो गया आपका, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल होता है ना। ये सारे कैसे हैं, ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, तो अगर हीमोग्लोबिन की बात करें हम, है ना, हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये क्या है, इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या है, एक एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें आप देखोगे तो ये जो कंपाउंड बनता है ये किसके साथ बनता है, आयरन के साथ मिलके बनता है। क्या होता है आपका, आयरन के साथ मिलके बनता है। ठीक है, बात समझ। बाकी हीमोग्लोबिन के बारे में आपको तो पता ही है कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, ऐसे ही क्लोरोफिल के बारे में आपको पता होगा, है ना। क्लोरोफिल भी क्या होता है कि क्लोरोफिल जो आपका होता है ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। और किस मेटल से बनता है ये आपका बनता है मैग्नीशियम से बनता है। किससे बनता है, मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। बात समझ आ गई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू बनते हैं, है ना। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि एक तरीके से क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। बात समझ आ गई। तो ये एक तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो अब जरा देखते हैं आगे, है ना। देखो, जो आप कोवेलेंट बॉन्ड देखते हो जनरली कहाँ देखते हो आप, मतलब जैसे ओजोन फॉर्मेशन हो गया, ओजोन में देखोगे तो ओजोन में भी क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जैसे जैसे क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड और ये ओ, है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ऐसे NO2 में देखो, और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड में देखो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना। यहाँ पे क्या होता है कि मेटल जो है, मेटल के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, वो, है ना, लुईस बेस के साथ, यानी कुछ हमारे क्या होते हैं जैसे ढेर सारे होते हैं उनके साथ, जैसे OH के साथ बना लिया, क्लोरीन के साथ बना लिया, फ्लोरीन के साथ बना लिया, उनके साथ एक कोऑर्डिनेट लिंकेज होती है ना, बॉन्ड बनता है जिसके थ्रू हमारा कंपाउंड बनता है। बात समझ आ गई। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट जो हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंडर आते हैं। अब जैसे कुछ सॉल्ट के बारे में देखते हैं, है ना। देखो सॉल्ट तो आप जानते ही होंगे, है ना। जैसे हमारा कुछ सिंपल सॉल्ट होता है, क्या होता है, सिंपल सॉल्ट होता है। सिंपल सॉल्ट कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे NaCl हो गया, है ना। जैसे आपका क्या हो गया, NaCl हो गया, है ना, NaCl हो गया, KCl हो गया, है ना, K2SO4 हो गया। ये सारे कैसे हमारे सिंपल सॉल्ट्स हैं, है ना। तो इनको आप क्या, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं ना, एसिड बेस के, है ना। तो जनरली ये न्यूट्रल भी होते हैं, है ना, तो इनको हम न्यूट्रल सॉल्ट भी बोलते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स भी होते हैं, है ना। और आपके बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं। क्या होते हैं हमारे, बेसिक सॉल्ट्स भी होते हैं, है ना। तो बेसिक सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, जिनको डिज़ोल्व करने पे एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे एसिडिक सॉल्ट की अगर आप बात करोगे, है ना, तो अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखना, है ना, कि एसिडिक जो सॉल्ट होता है वो कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखना। तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, है ना। जैसे तुम कोई एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे तुम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया हमारा, मान लो HCl हो गया। ठीक है, और कोई वीक बेस ले लो, है ना। तो वीक वीक बेस आप लोगे तो क्या बनेगा वहाँ पे, जैसे मान लो तुमने ये वैसे डिटेल में आप, अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो डिटेल में आपने इसको 11th के में चैप्टर में पढ़ते हो। 11th के कौन से चैप्टर में पढ़ते हो, इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है एसिड बेस का, वहाँ पे पढ़ते हो। तो इस तरीके से हमारे एसिडिक सॉल्ट्स हैं कुछ। ऐसे बेसिक सॉल्ट्स हमारे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, है ना। ये सारे क्या हो गए, हमारे बेसिक सॉल्ट हो गए। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पे है कि मेनली जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आते हैं, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डबल सॉल्ट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे डबल सॉल्ट्स की। डबल सॉल्ट क्या होता है? देखो, डबल सॉल्ट क्या होते हैं आपके, बेसिकली आप देखोगे तो ये मतलब दो सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है ना। ये क्या होता है? दो सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है ना। जनरली ऐसे आप देखो कि वो क्रिस्टल लैटिस में ही, है ना, क्या होते हैं, ये क्रिस्टल लैटिस में ही स्टेबल होते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। बट ध्यान रखना एक चीज़, कि जैसे आप क्या करते हो, इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हो, है ना, वाटर में डिज़ोल्व करते हो, वैसे क्या होता है कि ये अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। ये क्या करते हैं, है ना, ये आइडेंटिटी को अपने लूज़ करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि ये जो होते हैं डबल सॉल्ट्स, दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टल लैटिस, है ना। अब कैसे इसको समझेंगे, है ना, दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टल लैटिस ओनली, है ना, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, इन ओनली बट लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन। तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं कि सोल्यूशन में क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। बात समझ आ गई? जैसे कोई एग्जांपल आप ले लो, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, पोटासियम ले लो, है ना, पोटासियम ले लो। अगर पोटास एलम की बात करो तो पोटासियम, ध्यान रखना कि ये क्या होता है आपका, है ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, K2SO4, है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, और साथ में 24H2, ये किसके क्रिस्टल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है ना, क्रिस्टल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हो तो ये ध्यान रखना, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, है ना, और ये एल्यूमिनियम आयन में टूट जाएगा, है ना। अब जब ये टूट जाएगा, वाटर भी आपका वाटर मिल जाता है, तो जब ये टूट जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ पोटेशियम सल्फेट था या एल्यूमिनियम सल्फेट था या दोनों का कॉम्बिनेशन था? नहीं पता चलेगा ना। तो ध्यान रखना कि ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं व्हेन दे डिज़ोल्व इन एनी सोल्यूशन। ठीक है, बात समझ आ गई? तो उसको ध्यान रखना है। और इनकी आइडेंटिटी हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में ज़्यादा रहती है, मतलब एग्जिस्ट करती है। क्लियर है ना? तो ये बेसिक सब पॉइंट हो गया। तो ऐसे ढेर सारे सॉल्ट हैं, मोर सॉल्ट है, KCl अमोनियम फेरस सल्फेट होता है, उसको बोलते हैं। ऐसे KCl MgCl2 6H2 होता है। तो ऐसे ढेर सारे हैं, है ना। तो आप जो पॉइंट है आप उसको ध्यान रखना, है ना। तो डबल सॉल्ट क्या होता है ना, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, है ना, वाटर में, वो आयनाइज हो जाते हैं, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आएंगे मेन पॉइंट पे और भी आगे फर्दर, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? तो ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कॉम्प्लेक्स आयन से बने होते हैं, है ना। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस, है ना। और ये कैसे बने होते हैं? विच आर फॉर्म बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्म बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अभी आप फर्दर चैप्टर में मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिलहाल के लिए आप इतना ही जानो। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बने होते हैं, है ना। बात समझ आ गई? अब देखो जरा, जैसे जैसे कोई मैं एग्जांपल लूँ, है ना, आपका K4FeCN6, CN6, जब आप KCN की रिएक्शन, है ना,
एफिशिएंट से कराते हो तो ये आपको ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरीके से मिलता है ना। देखो इसकी खासियत क्या होती है, आप ये ध्यान रखना कि ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है ना, है ना। दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी, जो मर्जी बोलो, आइडेंटिटी इन सॉलिड, है ना, सॉलिड लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, कुछ भी बोल दो आप, क्रिस्टल लैटिस as well as in solution, as well as in solution. So this is very important point about complex salts, ठीक है। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना, है ना। तो क्लियर है ना। और ये ध्यान रखना कि अगर इनको आप डिज़ोल्व करते हो ना तो ये सिंपल आयंस में नहीं टूटते हैं, है ना। व्हेन दे डिज़ोल्व डज नॉट, डू नॉट लिख लो आप, डू नॉट डिसोशिएट into simple ions, बात समझ आ गई। जब आप इनको डिसोशिएट करते हो तो ये सिंपल आयंस में नहीं टूटते हैं, क्लियर है ना। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। अब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना। तो हम आप क्या कर सकते हो इसको, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कह सकते हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हो। तो ये ढेर सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं। अगर आप इसको डिज़ोल्व करोगे यहाँ पे, है ना, इसको डिज़ोल्व करते हो इस तरीके से, तो डिज़ोल्व करोगे तो ये जो आयन देगा, एक तो पोटेशियम देगा, है ना, यहाँ पे पोटेशियम आयन देगा, 4 पोटेशियम आयन आएगा यहाँ पे, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, एक आयन आएगा इस तरीके से आएगा FeCN6, और यहाँ पे आएगा आपका 4 नेगेटिव। तो ये जो आयन दिखाई दे रहा है आपको, है ना, ये जो आयन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, है ना, दिस इज़ नॉट अ सिंपल, है ना, दिस इज़ नॉट अ सिंपल आयन, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। तो अब 2 ही आयन है यहाँ पे, पोटेशियम एक ही है ना। तो ये कंबाइन भी हो सकते हैं कि नहीं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आप इस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। अब हम फर्दर चलते हैं, ठीक है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम आएंगे धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ढेर सारी चीज़ें होती हैं, है ना। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो सबसे पहले जिन्होंने इस तरीके से बताया था वो वर्नर्स थे, है ना। तो वर्नर्स की थ्योरी है ना। पहले हम वर्नर्स की थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वर्नर ने, है ना, अल्फ्रेड वर्नर थे, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी बोलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्नर्स की कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या थी, हम इसके बारे में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो देखो वर्नर ने सबसे पहले क्या बताया, वर्नर ने कई सारे पॉइंट्स बताए। इन्होंने बोला कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है या, है ना, जो भी कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना, तो उन्हें कुछ पोस्टुलेट बताए। उन्होंने बोला कि जो मेटल होता है ना, ध्यान रखना कि सेंट्रल मेटल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, जो सेंट्रल, है ना, सेंट्रल मेटल होता है ना, वो कई तरीके से, है ना, चीज़ों को पोजेस करता, क्या क्या चीज़ें बताता है। देखो सेंट्रल मेटल जो होता है वो 2 टाइप से वैलेंसी को पोजेस करता है ना, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी पोजेस करता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, वैलेंसी या लिंकेज भी बोलेंगे, अगर कहीं लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी एंड अदर इज सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, बात समझ आ गई। तो प्राइमरी वैलेंसी हो गया और ये हमारा सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, ठीक है।
अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी ध्यान रखना, प्राइमरी या प्रिंसिपल बोलते हैं या मेन वैलेंसी जिसको बोलते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो ध्यान रखना कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो काउंटर आयन है ना, वो काउंटर आयन या निगेटिव आयन के थ्रू सेटिस्फाइड होती है। क्या होती है वो? काउंटर आयन या निगेटिव आयन के थ्रू है ना सेटिस्फाइड होती है। काउंटर आयन नेगेटिव आयन होते हैं, नेगेटिव आयंस के थ्रू सेटिस्फाइड होती है ना। और ये क्या होती है? आयनाइजेबल होती है, आयनाइजेबल होती है। बात समझ आ गई? तो ये प्राइमरी वैलेंसी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है भाई, है ना? और एक चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ आयनिक होती है ना, जो आयनिक होती है, जो आयनाइजेबल होती है ना, वो नॉन डायरेक्शनल होगी। तो ध्यान रखना, जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो नॉन डायरेक्शनल भी होगी। एक और आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल भी होती है। तो ये आपका नॉन डायरेक्शनल हो गया। ऐसे अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी आप ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी ध्यान रखना सेटिस्फाइड बाई, है ना, इट इज सेटिस्फाइड बाई, सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव, नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव आयंस होते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जनरली दे ये क्या होते हैं, है ना, ये होते हैं, ये हमारे लुईस बेस कहलाते हैं, है ना, लुईस बेस होते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं भाई? लुईस बेस किसको बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, और ये किसको डोनेट करते हैं? ये डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, है ना, जिसके साथ कोऑर्डिनेशन लिंकेज बनता है उसी को ही डोनेट करते हैं, है ना। ये बात समझ आ गई? तो अगर ये लुईस बेस हो गया तो वो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो क्या होगा? वो लुईस एसिड होगा, है ना। बात समझ आ गई? तो अभी हम आगे उस पर भी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है देखो, तो ये बात समझ आ गई होगी सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में। और एक और पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है। क्या होती है वो? ये नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका वर्नर्स की थ्योरी, है ना। वर्नर्स ने ये भी बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये डायरेक्शनल होती है और इसका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है ना, एक स्पेशल जो होता है वो अरेंजमेंट होता है। इन इन सेकेंडरी secondary linkages there are spatial arrangement of atoms और आयंस। कौन से एटम से आयंस की बात हो रही है? जो न्यूट्रल या नेगेटिव होंगे, है ना, आयंस अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। सीएमए का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड क्या होता है कि स्पेशल अरेंजमेंट होता है विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ध्यान रखना। तो इनका एक क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान होगा, है ना, तो आपने 11th क्लास में, है ना, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट होता है
है ना। बेस पेयर थ्योरी में भी आपने देखा होगा कि स्पेटियल अरेंजमेंट में एक अलग अलग ज्योमेट्री होती है, शेप होता है कि नहीं। वहाँ पे आपने देखा होगा है ना, लीनियर, ट्रायंगुलर, है ना, स्क्वायर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, है ना। इस तरीके से क्या होते हैं कि कुछ अरेंजमेंट की ज्योमेट्री होती है और शेप होती है, तो यहाँ पे भी वो चीज़ मिलेगी। तो यानी इस चैप्टर में भी हमें वीबीटी पढ़नी पड़ेगी, तो वहाँ पे भी हम वीबीटी पढ़ेंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आप ध्यान रखना, और ये जो पोस्टलेट्स आपको समझाए मैंने वर्नर्स थ्योरी के बारे में, तो ये चीज़ आप बताना, मतलब इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लोगे तो चीज़ें आपको ध्यान रहेंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्दर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ हम बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, है ना, कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, है ना। बेसिक टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेसिक टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स के बारे में देखते हैं ज़रा, देखो ज़रा, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, सेम कंपाउंड ले रहा हूँ जो मैंने आपको डबल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में पढ़ाया था, है ना। सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको याद रहेगा। जैसे K4 है आपका, FeCN6 है, ठीक है। K4 FeCN6 है, ठीक है। ये कोई आपका कंपाउंड है ना। तो देखो जरा सॉरी, तो ये आपका क्या है, ये K4FeCN6 क्या है, कोई कंपाउंड है ना। अब इसमें ज़रा देखते हैं, देखो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये आपका काउंटर आयन है, ये क्या है आपका काउंटर आयन है, ठीक है। ये जो हमारा पूरा पूरा पार्ट है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, जो स्क्वायर ब्रैकेट के में है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे, एंड दिस इज काउंटर आयन, दिस इज काउंटर आयन, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, और भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ये जो मेटल है ना, ये जो मेटल है, इसको बोलेंगे हम सेंट्रल मेटल एटम, है ना। इसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, सेंट्रल एटम बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है सेंट्रल एटम, ध्यान रखना, यही लुईस एसिड का काम करता है। ये क्या करता है, लुईस एसिड का काम करता है ना। ये ध्यान रखना, और ये जो CN आपका लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम, ये जो होता है आपका, ये जो होता है आपका, ये होता है, इसको बोलते हैं लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। और लिगेंड्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो न्यूट्रल हो सकते हैं और नेगेटिव आयन्स हो सकते हैं, है ना। नेगेटिव या न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं आपके, ये लुईस बेस होते हैं, क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। बात समझ आ गई, ये लुईस बेस होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो सेंट्रल एटम है आपका, जिसको लुईस एसिड बोलते हैं, और ये लिगेंड्स है जिसको हम लुईस, है ना, लुईस बेस बोलते हैं, उसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो जो लुईस एसिड होना है, यानी सेंट्रल एटम होता है, ये क्या करता है, अपने वैकेंट d ऑर्बिटल में, है ना, ये लिगेंड्स के लोन पेयर को, यानी लुईस बेस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ आ गई बात, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन लिंकेज बन जाता है, और हमारा एक कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार हो जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इम्पोर्टेंट्स आपके, है ना, डेली लाइफ में मैंने आपको बता दिया, है ना, कि तो दो फिनोमेना आप देखती हो, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो ऑक्सीजन कैरी करता है ना, और वो ना हो तो क्या होगा फिर, है ना। ऐसे क्लोरोफिल है ना, प्लांट्स, है ना, तो वहाँ पे भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में, है ना, वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हो गए। अब हम बात करें, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको भी हम कुछ कहते हैं, देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं, ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट को, है ना, ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट की बात हो रही है, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब इसके अंदर की चीज़ों को कोऑर्डिनेशन रहे, और ये रिटेन रहती हैं, ये टूटती नहीं है कभी, ध्यान रखना, है ना। आप मतलब जनरली आयनाइज करने पे, या आप जनरली इनको आयनाइज कर रहे हो तो नहीं टूटेंगी, ऐसा नहीं कि टूटती नहीं है ना, टूट के अलग कंपाउंड में चेंज होंगी। बट जनरली आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करोगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। अब देखो जरा, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन स्फेयर। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम आएंगे लिगैंड वाले पॉइंट पे, ठीक है। लिगैंड की बात करते हैं, लिगैंड्स की बात करते हैं। लिगैंड के बारे में आपको मैंने ये भी बताया था पहले कि लिगैंड्स जो होते हैं जनरली वो क्या होते हैं आपके, ये है ना, ये लिगैंड जो होते हैं आपके, ये ध्यान रखना कि न्यूट्रल एटम और नेगेटिव आयंस होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव आयंस होते हैं, है ना। ये न्यूट्रल एटम और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो अब देखना, ध्यान रखना ज़रा, इसके बारे में और क्या पॉइंट बताया था मैंने आपको, और बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, है ना। और किसको डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, किसको? सेंट्रल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, है ना। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो ये एक पेयर डोनेट करके एक लिंकेज बनाते हैं, यानी एक कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाते हैं ना। आफ्टर डोनेटिंग, ये पॉइंट आप ध्यान सुनना कि एक पेयर डोनेट करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाएंगे, दो करेंगे तो दो, है ना, दो कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाएंगे, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, है ना, जो मर्जी कह लो, ठीक है। ऐसे तीन करेंगे तो तीन बनाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेट करने के बेसिस पे आप ऐसे कह लो कि कोऑर्डिनेशन, है ना, लिंकेज बनाने के बेसिस पे इनको हम, है ना, डोनेट यानी डेंटेट के तरीके से हम बोलते हैं, और इनको बोलते हैं मोनोडेंटेट, कई तरीके से क्लासीफाई किया गया, है ना। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करोगे आप, क्लासिफिकेशन की बात करोगे, हाँ, इसको बोलते हैं, है ना, इसको लुईस बेस भी बोलते हैं, लिख लो भाई, लुईस बेस भी बोलते हैं, है ना। हाँ, क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये कई तरीके से डिवाइड किया गया। एक आपका है मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट होता है, ठीक है, मोनोडेंटेट। तो डाई या बाई डेंटेट कह लो आप, डाई और बाई डेंटेट होते हैं, है ना, डेंटेट होते हैं, है ना। और पॉलीडेंटेट होते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं आपके? पॉलीडेंटेट होते हैं। समझ आ गई बात। तो ये डेंटेट किसके बेसिस पे होता है? अगर मोनोडेंटेट की बात करें तो ध्यान रखना, ये क्या करते हैं? सिंगल, है ना, एक पेयर डोनेट करके सिंगल सिंगल कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाते हैं, कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाते हैं, बॉन्ड और लिंकेज बनाते हैं सिंगल पेयर डोनेट करके, ठीक है। और ये दो पेयर डोनेट करके दो कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाते हैं ना, टू कोऑर्डिनेट लिंकेज, है ना। और ये ऐसे थ्री, और मतलब ऐसे मोर देन टू, समझ आ गई बात। तो आपका पॉलीडेंटेट हो जाता है ना। तो ये बात समझ आ गई होगी ना कि एक बनाएगा तो मोनोडेंटेट, दो बनाएगा तो डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, ठीक है। और तीन चार पाँच, मतलब ऐसे जितने भी बनाए वैसे पॉलीडेंटेट आप कह सकते हो, है ना। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो मोनोडेंटेट में जैसे आपका कोई लिगेंड एल है तो एक बनाता है, और पॉलीडेंटेट में क्या होता है कि ये एल जो है ये दो तरीके से बनाता है, दो साइड से बनाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। इसको को मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, थोड़ा सा विजिबल रहेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आपका क्या हो जाए, ये मेटल है आपका ना, इस तरीके से ये लिंकेज होगा, है ना, इस तरीके से होगा। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई, है ना। तो ये लिगेंड का मेटल के साथ इस तरीके से हो गया, और इस लिगेंड का इस तरीके से हो गया, है ना। तो ये बात समझ आ गई कि इस तरीके से डाइडेंटेट या बाइडेंटेट होता है हमारा, है ना। तो ठीक है, पॉलीडेंटेट में दो से ज़्यादा होगा ये लिंकेज, है ना। अब चलो अब देखते हैं, है ना, पर्टिकुलरली हम मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट के बारे में देखते हैं। देखो आपके सिलेबस में मोनोडेंटेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइडेंटेट दो हैं, बाकी पॉलीडेंटेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अभी हम इसके बाद से IUPAC भी देखेंगे ना, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करके रखने हैं। अगर हम बात करें मोनोडेंटेट की, है ना, अगर हम बात करें मोनोडेंटेट की,
मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, ठीक है। मोनोडेंटेट की बात करते हैं तो मोनोडेंटेट में कई सारे आते हैं। जैसे मोनोडेंटेट में आप ले सकते हो एग्जांपल कि हेलोजन हो गया, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन, है ना, ये सारे क्या हैं कि मोनोडेंटेट की कैटेगरी में आते हैं ना। सी एन हो गया आपका, है ना, सी एन हो गया, ओ एच हो गया, है ना, ठीक है। तो आप इनके नाम ध्यान रखना, ठीक है, ये चार्ज ध्यान रखना आपको। कुछ न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल में आपका जैसे एच टू ओ हो गया, है ना, एच टू ओ हो गया आपका, फिर एन ओ हो गया, है ना, एन एस थ्री हो गया, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल में आएंगे, है ना, ये सारे क्या होंगे आपके न्यूट्रल में आएंगे। तो एच टू ओ हो गया, एन ओ हो गया, एन एस थ्री हो गया, सी ओ हो गया, है ना, सी ओ हो गया आपका, और ऐसे आपका सी एस थ्री एन एच टू हो गया, है ना। ऐसे ढेर सारे हैं, कभी मैं इनके नाम भी लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ के स्पेसिफिक नाम है। आप जनरली जैसे, है ना, जैसे आप मान लो यहाँ पे एच टू ओ है, एच टू ओ को क्या है, वाटर जानते हो, एन ओ को, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जानते हो, ठीक है। तो अभी मैं इनके नाम लिखवा दे रहा हूँ। देखो और भी ऐसे होते हैं, जैसे आपका सी ओ थ्री टू नेगेटिव हो गया, एस ओ फोर टू नेगेटिव हो गया, है कि नहीं, तो एन ओ थ्री, है ना, वन नेगेटिव हो गया। तो ये सारी चीज़ें, है ना, तो ये चीज़ है। तो आप जनरली इनको फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन लिखते हो। बट जब IUPAC से यूज़ करते हो, यहाँ पे लिगेंड्स के नाम को वहाँ पे देखते हो, तो नाम थोड़ा सा अलग होता है ना। नेगेटिव लिगेंड्स जो भी हैं, है ना, यहाँ पे जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं, है ना, उनके साथ क्या होता है कि लास्ट में सफिक्स ओ लग जाता है। जैसे यहाँ पे फ्लोराइड है ना, तो फ्लोराइडो हो जाएगा, क्लोराइड है तो क्लोराइडो हो जाएगा, है ना, ब्रोमाइड आयन है तो ये ब्रोमाइडो हो जाएगा, है ना, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ऑक्साइड आयन है ये ऑक्साइडो हो जाएगा, है ना, सल्फाइड है तो सल्फाइडो हो जाएगा। समझ आ गई बात। कार्बोनेट कार्बोनेटो, सल्फेट सल्फेटो, है ना, नाइट्रेट नाइट्रेटो, है ना। तो अब ये तो हो गया हमारे न्यूट्रल के एज इट इज़ नाम होते हैं। बट क्या होता है यहाँ पे कुछ IUPAC में इनके कुछ नाम डिफरेंट है। जैसे वाटर को एक्वा यहाँ पे बोलते हैं, है ना, न्यूट्रल के साथ कोई भी सफिक्स नहीं लगता। जैसे एक्वा है तो एक्वा लिखा जाएगा। एनओ को नाइट्रोसिल यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाइट्रोसिल लिखते हैं, ठीक है, नाइट्रोसिल लिखते हैं। ऐसे आपका NH3 है, NH3 को अमाइन लिखते हैं यहाँ पे, डबल एम रहता है, ध्यान रखना, अमाइन लिखते हैं। इसको कार्बोनिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है। ये तो मिथाइल अमाइन है या मिथेनामाइन कह लो आप, मिथाइल अमाइन, ठीक है, इस तरीके से हो गया, है ना। बाकी सबके नाम वही हैं, है ना। सैनाइड है, इसको सियानो लिखते हैं या सैनाइडो लिखते हैं, सियानो और सैनाइडो। हाँ, ये मैंने IUPAC नेम के लिए वो लगा दिया है सैनाइडो, पता चले आप सैनाइडो सैनाइडो बोलते रहो, सियानो बोलते रहो, नहीं ऐसा नहीं बोलना आपको हर जगह, है ना। नॉर्मली ये सैनाइड आयन होते हैं, है ना। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, है ना। तो IUPAC जब बताऊंगा तो उसके रूल्स भी आपको लिखवा दूंगा, वहाँ पे इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, वहाँ से समझ सकते हो, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी आई होप, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ओके। तो ये हो गया आपका। ऐसे ही हम्म, ऐसे ही आप बाइडेंटेट की बात करेंगे, है ना, ऐसे ही हम बाइडेंटेट की बात करेंगे, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट की बात करेंगे, डाइडेंटेट और बाइडेंटेट, है ना, जो मर्जी कह लो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इनकी बात करते हैं। डाइडेंटेट में आपके सिलेबस में दो ही हैं, है ना, कौन कौन से हैं, वो है एक आपका COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट इसको OX भी लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है आपका बाइडेंटेट होता है ना, ये दो तरीके से, इस तरीके से डोनेट करता है ना, मेटल सेंट्रल एटम को, ठीक है, बात समझ आ गई। और इन इसको कभी आपको ऐसे C2O4 टू नेगेटिव लिखा रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होना, तो उसको ज़रूर ध्यान रखना। ऐसे ही एक होता है आपका इथेन 1,2 डाइअमाइन, क्या होता है हमारा, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन होता है ना। तो ये होता है आपका, तो ये भी आपका क्या होता है, बाइडेंटेट की कैटेगरी में आता है ना। ये भी इस तरीके से, जो दो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, इस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम को, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके, है ना,
है ना, बाई लिंकेज यानी दो कोऑर्डिनेशन लिंकेज बनाते हैं, है ना, दैट्स वाई दे आर नोन एज बाइडेंटेट, है ना। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो ध्यान रखना। तो ये दो ही बाइडेंटेट आपके सिलेबस में, बाकी सिलेबस में नहीं है, है ना। तो फिलहाल मैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड, है ना, वीडियो तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, है ना, लेक्चर है। तो जब भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊँगा, है ना, तो तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो फिलहाल आपके लिए ज़रूरत भी नहीं है ना, एनसीईआरटी ही कवर करो आप अभी। तो देखो, तो डाइडेंटेट हो गया आपका और ये बाइडेंटेट हो गया, है ना। तो ऐसे एक आपका पॉलीडेंटेट होता है, ऐसे आपका क्या होता है, पॉलीडेंटेट होता है, पॉलीडेंटेट होता है, ठीक है। पॉलीडेंटेट की अगर बात करोगे तो पॉलीडेंटेट क्या होते हैं, मतलब दो से ज़्यादा कोई भी लिंकेज होगा तो उसको पॉलीडेंटेट बोलते हैं। बट एक आप में इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका EDTA, EDTA, है ना। EDTA का जो नाम है पूरा, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अभी तुमने EN का, ये एक चीज़ ध्यान रखना, इसको EN भी बोलते हैं, है ना, इन शॉर्ट EN बोलते हैं। जो नाम होता है इसका, इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है, इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है, यही होता है इसका नाम। और ये इसी से बना हुआ है, ये भी EDTA भी, ये ऐसे होता है, CH2 N और आपका ये CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, ठीक है। तो अगर इसके लिंकेज की बात करें तो ये क्या करता है, ये ध्यान रखना, इसके लिंकेज की बात करें तो ये 2 नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज करता है और 4 ऑक्सीजन के थ्रू करता है, 4 ऑक्सीजन के थ्रू करता है। बात समझ आ रही है ना। तो 4 ऑक्सीजन के थ्रू करता है, इस वजह से इसको हम हेक्साडेंटेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेक्साडेंटेट बोलते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन लिंकेज है वो बनाता है, वो हेक्साडेंटेट होता है, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हेक्साडेंटेट, तो यानी मैक्सिमम 6 को कर सकता है, और ये कभी कभी रिक्वायर होने पे 4 भी करता है ना। EDTA जो है 4 भी करता है ना, समटाइम्स एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। इट ऑल्सो मेक्स ओनली 4 लिंकेज, 4 लिंकेजेस विद सेंट्रल एटम, है ना। तो अभी क्या है कि कभी ये 6 भी कर रहा है, कभी 4 भी कर रहा है ना। तो जब 4 करेगा ना, जब मतलब 6 करेगा 4 भी करेगा, दोनों कर रहा है यहाँ पे केस में, है ना। तो ऐसे लिगेंड जो अपने कोऑर्डिनेशन लिंकेज को चेंज कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, है ना, फ्लेक्सीडेंटेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट, है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप दोस लिगेंड्स which can change their linkages are called फ्लेक्सीडेंटेट बोलते हैं। फ्लेक्सिबल कह लो आप, फ्लेक्सिबल होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट भी बोलते हैं, है ना। तो इजी है, देखो, है ना, कि जो चेंज कर सकते हैं उसको फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सीडेंटेट बोल सकते हो आप, है ना। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, तो देखो ये इजी है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनको समझ सकते हो, है ना। तो क्लियर है ना, आसान है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब हम ऐसे फर्दर मूव करेंगे, है ना, कुछ और भी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की बात करेंगे, है ना। इनमें आपका एक आता है, जैसे आपने ये देख लिया, है ना, सारी चीज़ देख ली। आप ये ज़रूर ध्यान रखना, ये जो भी आपको मैंने लिस्ट, है ना, यहाँ पे बनाई है, इसको आप तैयार करोगे तो इससे बाहर कोई भी चीज़, है ना, एग्ज़ाम में बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे आपका होता है एम्बी डेंटेट लिंग, है ना, लिगेंड होता है एम्बी डेंटेट लिगेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, है ना। जैसे आपको याद होगा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा होगा, है ना। ऐसे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स भी होते हैं, है ना। तो वो लिगेंड, है ना, जो क्या कर सकते हैं कि
दोनों दो साइड से, है ना, इसमें क्या होता है कि दो डोनर, है ना, एटम होते हैं, बट क्या होता है कि एक बार में एक ही करेगा, है ना। तो ऐसे लिगेंड जिनमें क्या होते हैं कि दो डोनर एटम होते हैं, है ना, दो साइड से क्या कर सकता है कि वो कोऑर्डिनेशन लिंकेज बना सकता है ना, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेंट, है ना, या एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, है ना। तो जैसे इसके एग्जांपल में आप कह सकते हो, आप ऐसे इसकी डेफिनेशन लिख लो, सम लिगेंड्स, या ऐसे लिख लो, आप डेफिनेशन लिख लो, दोज लिगेंड्स, those ligands which can coordinate with which can coordinate through either of sides, either of द साइड, है ना, दो साइड से कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट बोलते हैं, है ना। समझ आ गई बात। तो दो साइड से लिंकेज बना सकते हैं, है ना। बात समझ आ रही है। तो वन एट ए टाइम, इधर मतलब इसी वजह से मैंने लिखा, इधर में आपका क्या होगा, एक ही साइड से होता होगा, ठीक है। तो आपका सबसे इसमें एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपका सी है ना, सी ले सकते हो जब कार्बन साइड से दे सकता है, और एन लिखेंगे जब नाइट्रोजन के साइड से देगा, है ना। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो सी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, आइसोसियानाइड बोलते हैं। आईयूपीएससी में लिख दे रहा हूँ, आइसोसियानाइडो लिखोगे आप, आइसोसियानाइडो, है ना, या आइसोसियानो लिखोगे। और एनसी में क्या लिखोगे आप, या उल्टा लिख दिया, यहाँ पे सियानाइडो लिखोगे आप, और यहाँ पे आइसोसियानाइडो लिखोगे। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे दो एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जांपल देख सकते हो। एक आपका देखो यहाँ पे सी है, सियानाइडो हो गया, और ये आपका एन है जो आइसोसियानाइडो हो गया, है ना। तो बात समझ आ गई। ऐसे आपका NO2 है ना, इसको बोलते हैं, देखो नाइट्रोओल एन लिखते हैं, है ना। अगर आईपीएससी में देखो तो इसको नाइट्रो एन लिखते हैं, नाइट्रो एन लिखते हैं, और इसको बोलते हैं नाइट्रो ओ लिखते हैं, है ना। वैसे बहुत जगह ना ये चीज़ ध्यान रखना कि कभी कभी इसको नाइट्राइटो बोलते हैं, और इसको नाइट्रो बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं नाइट्रो, इसको हम नाइट्राइटो भी बोलते हैं, है ना। तो दोनों तरीके से इसको हम जानते हैं ना, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैं यूपीएससी पढ़ाऊँगा, आपको बताऊँगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, है ना। और भी बस ये नाम ध्यान रखना, है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो ये आपका क्या हो गया, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हो गया, ठीक है। एक हो गया, होता है आपका किलेटिंग लिगेंड, होता है, क्या होता है आपका, किलेटिंग लिगेंड्स होता है। किलेटिंग लिगेंड क्या होता है भाई, देखते हैं। किलेटिंग लिगेंड्स, किलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, है ना। तो किलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं, बहुत आसान है ना। देखो ध्यान रखना कि बाइडेंटेट, है ना, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट टेट और पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट आर कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड्स क्यों कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं ऐसा, बिकॉज बिकॉज दे फॉर्म दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ring like structure when coordinate with central atom। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो जब भी सेंट्रल एटम के साथ क्या करते हैं ये, है ना, बॉन्ड बनाते हैं, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड्स, है ना। तो आप ये ध्यान रखना। तो कोई सा भी, अब मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ जो मैंने बनाया था यहाँ पे। तो देखो जरा यहाँ पे, देखो मेटल के साथ ये देखो यहाँ पे, है ना, मेटल के साथ ये जुड़ रहा है, तो क्या बना रहा है, रिंग जैसा बना रहा है, देखो बना रहा है ना। तो ये इसी वजह से बाइडेंटेट बोलते हैं, है ना, मतलब किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। यहाँ पे ईएन वाला भी देख लो, रिंग बना दे रहा है ना। बट मोनोडेंटेट बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। मोनोडेंटेट बनाएगा, नहीं बनाएगा।
बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मोनोडेंटेट यहाँ पे नहीं बनाएगा, ठीक है। मोनोडेंटेट यहाँ पे नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? यही बनाएंगे, है ना। पॉलीडेंटेट मतलब बाई मोनोडेंटेट को छोड़कर सारे ही रिंग बनाएंगे, है ना। इनको बोलते हैं किलेटिक लिगेंड, ठीक है। तो कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स होगा ना, एक चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स आप देखोगे तो अगर वहाँ पे किलेटिंग लिगेंड है यानी बाईडेंटेट है और आपका मोनोडेंटेट है, तो बाईडेंटेट वाला वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो किलेटिंग लिगेंड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। देयर, आप ऐसे लिख लो, देयर कंपाउंड्स are more stable as compared to monodentate ligands, ठीक है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स के कंपेरेटिवली तुलना में क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर टर्म होता है, क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ना। तो आप बहुत आसान है इसको डिफाइन करना, आप ऐसे कर लो, नंबर ऑफ linkages formed by ligands are called कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जितने लिंकेज जो बनते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, जैसे आपने जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने, आयन के फॉर्म में ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्रोमियम है, CO6 बनाया ऐसे। तो यहाँ पे CO है, CO आपने देखा कि CO क्या है आपका? मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्या है आपका? मोनोडेंटेट लिगेंड है ना। तो CO कितने कितने से यहाँ पे 6 है ना। आप देखोगे यहाँ पे तो Cr के साथ जो है यहाँ पे 6 कोबाल्ट है ना, इस तरीके से 6 है। तो इस तरीके से 6 यहाँ पे लिंकेजेस बनेंगे आपके, जो बनेंगे यहाँ पे 6 लिंकेजेस बनेंगे। देखो 6 CO इस तरीके से आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से लिंकेज बना देगा, है ना। तो यहाँ पे 6 इस तरीके से आपके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। ऐसा कोई जैसे डाइडेंटेट मान लो आपने लिया, है ना, Cr लिया आपने, ऐसे ही En थ्राइस इस तरीके से आपने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे En है ना। तो एक En कितने लिंकेज बनाता है? 2 बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 है, तो टोटल 3 इंटू कितना हो गया? 6 लिंकेज हो गया। आज समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे 6 लिंकेज कैसे होगा आपका? En क्या था? इथेन 1,2 डाइअमाइन था। ऐसे देखो, है ना, En ऐसे हो जाएगा, En ऐसे रिंग जैसे बनाएगा, देखो ऐसे बनाते हैं ये, है ना। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे En और यहाँ पे आपका इस तरीके से En, है ना। तो ये सारे कैसा बना रहे हैं? ये सारे क्या बना रहे हैं? ये सारे ही बना रहे हैं 6 लिंकेज बनाया है कि नहीं बनाया? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, है ना। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है ना? 6 है। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पे 6 है ना। तो ये क्या हो गया आपका? इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर को भी समझ सकते हो, ठीक है। ऐसे हम आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं हम। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने कोई एग्जांपल है यहाँ पे CO इज़ अ कोबाल्ट, है ना, सेंट्रल एटम है ये। Cl2 हो गया आपका, En ट्वाइस हो गया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया प्लस, ठीक है। ये इस तरीके से। तो जो भी है ना, आपका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उसमें ही आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे, उसमें भी आप मेटल ढूंढ लेना, है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट आपको तो ध्यान होंगे, यानी स्कैंडियम से, है ना, आपको जनरली कौन से मिलेंगे? स्कैंडियम से लेके जिंक तक के मिलेंगे। इस इसके अलावा ध्यान रखना, प्लेटिनम मिल सकता है ना, प्लेटिनम मिल सकता है, बाकी और नहीं मिलेंगे, है ना। प्लेटिनम सिल्वर मिल सकता है, तो और आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो आप इतना ध्यान रखना कि और
डी ब्लॉक के अलावा आपको जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं दिखाई देंगे। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम उधर बनाते हैं बट वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाते। क्लोरोफिल में आपने देखा था बट ये उतना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको नहीं आएगा, है ना, आपके सिलेबस में नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे देखो, 2 क्लोरीन है यहाँ पे और 2 ईएन है, तो 2 ईएन मिलके 4 बनाएंगे और ये 2 क्लोरीन मिलके 2 बनाएंगे, है ना, एक एक, क्योंकि मोनोडेंटेट है। टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया आपका, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर है ना। तो ये बात, ये आपका पॉइंट हो गया। ऐसे एक पॉइंट होता है आपका डेंटिसिटी होती है, मैं उसको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। डेंटिसिटी क्या होती है, डेंटिसिटी होती है, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी क्या होती है, देखो ये बहुत आसान है ना। डेंटिसिटी आप कभी भी मैं देखता हूँ अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। ये क्या करते हैं, उसी को काउंट कर लेते हैं, है ना। किसको काउंट कर लेते हैं, ये क्वांटेशन नंबर को ही इसमें लिख देते हैं कि डेंटेट है तो डेंटिसिटी वही होगा। नहीं, डेंटिसिटी वो नहीं होगा। डेंटिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ किलेटिंग लिगेंड्स को बोलते हैं, नंबर ऑफ किलेटिंग लिगेंड्स, है ना, नंबर ऑफ किलेटिंग लिगेंड्स, है ना। अब अगर इस वाले एग्जांपल में देखोगे, इस वाले एग्जांपल में देखोगे तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे किलेटिंग लिगेंड कौन है, ईएन ही है। तो कितने हैं, ये 2 ही है, तो इसकी डेंटिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी डेंटिसिटी जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, है ना। तो मेक श्योर यू हैव टू काउंट, है ना, ओनली किलेटिंग लिगेंड फॉर डेंटिसिटी। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, है ना। बाकी हम सारी चीज़ें IUPAC नेम नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही।